नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। कार्यशाला का दूसरा दिन दिनांक 26 जून 2022। सत्र 5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार एवं शिकायत निवारण तंत्र। वक्ता हैं प्रोफेसर अनिल के अनेजा, अध्यक्ष ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इंग्लिश में ये टॉपिक ऐसे रहेगा: आरपीडी एक्ट 2016, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। स्पीकर प्रोफेसर अनिल के अनेजा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इस वर्कशॉप जो कि एडवोकेसी पर आधारित वर्कशॉप है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से और डीएबी डेनमार्क, डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डेनमार्क द्वारा समर्थित इस वर्कशॉप के दूसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि डीएबी डेनमार्क ने ये वर्कशॉप हमारे जो एफिलिएट्स हैं उनको और अधिक सशक्त और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ये आयोजित करने का विचार डीएबी का है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत विचार है, क्योंकि जब हमारे एफिलिएट, जब हमारे संबद्ध संगठन सशक्त होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि कन्फेडरेशन भी सुदृढ़ होगा। मैं आज इस वर्कशॉप में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। डीएबी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रोफेसर विक्रम दत्त सर, उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, अभी और कोई स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जाने माने स्पीकर्स हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि हमने आरपीडी एक्ट के बारे में बात की बहुत विस्तार से, यूएनसीआरपीडी के बारे में जो एक अभी समय है उसके बारे में बात करी, और इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स हैं उनके विषय में बात की। इस बार भी हम बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पे बातचीत करने वाले हैं अपने इस वर्कशॉप के दौरान, और आपकी भागीदारी, आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है निश्चित रूप से, तभी ये सफल हो सकता है प्रयास हम सबका। इस बार हम महिलाओं के अधिकारों पे, महिलाओं के ऊपर जो एडवोकेसी है उनके बारे में जो कानून है उस पर बात करेंगे, और साथ में पिछले जो एक आरपीडी एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा छूट गया था उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही कुछ एडवोकेसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड्स रखा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से एडवोकेसी संभव है, की जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही ओपन हाउस सेशन होगा और आप सब लोगों की उसमें निश्चित रूप से भागीदारी अपेक्षित है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज मैं आपको शुरुआत करने से पहले बता दूं, एक ब्रेक 11:30 बजे से 11:45 बजे तक हमें मिलेगा, टी ब्रेक होगा जो कि, और उसके बाद 1:15 से 2:15 तक एक लंच ब्रेक होगा जैसे कि पिछली बार था। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे उस लेक्चर से, उस बहुत इम्पोर्टेंट व्याख्यान से जो कि पिछली बार रह गया था और जिसके बिना काफी कुछ अधूरा रह जाएगा मुझे लगता है। तो ये इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अनिल के अनेजा सर को, और आप सभी जानते हैं बहुत लंबे समय से इन्होंने एआईसीबी के एडवोकेसी जो एक परियोजना हमारी चलती है उसको चेयर किया है, और उनके देखरेख में, उनके सानिध्य में और उनके प्रतिनिधित्व में बहुत सारे केसेस एआईसीबी ने जीते हैं और बहुत कुछ अचीव किया है एडवोकेसी के क्षेत्र में, और आने वाले समय में निश्चित रूप से करेगा भी।
तो हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर अनिल के अनीजा सर को आरपीटी एक्ट 2016 के ऊपर जो सर का लेक्चर पिछली बार पेंडिंग था उस व्याख्यान के लिए। तो इसका टॉपिक है आरपीडी एक्ट, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार तथा शिकायत निवारण तंत्र। तो मैं आग्रह करती हूँ सर, आप इस पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया और सबको नमस्कार मेरी ओर से भी। और आपको पुनः स्वागत है इस 2 दिवसीय कार्यशाला में के दूसरे दिन में। अपना संडे आप देते हुए छुट्टी का दिन है, कईयों को तो एक ही छुट्टी मिलती है। मेरी आवाज आपको आ रही है सबको? परफेक्ट। तो एक ही छुट्टी मिलती है, पर फिर भी आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। एडवोकेसी और जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार है दिव्यांगजन के, और हालांकि दिव्यांगजन से मेरे को सख्त नफरत है, पर क्या करें, आजकल सरकारी कागजों में इसका प्रयोग होता है तो उसका हम कुछ खास कर नहीं सकते। और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संदर्भ में इन अधिकारों का क्या महत्व है, इन अधिकारों के हम कैसे प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और क्या अधिकार हैं उससे पहले हमारे जहाँ तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों का प्रश्न है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, उसके ऊपर ये वर्कशॉप है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गौरी जी ने कहा कि हमारे साथ कुछ साथी जो पिछली बार नहीं जुड़े थे आज नहीं है, और इस संदर्भ में मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट्स उन्हीं को दिए जाएंगे जिन्होंने 2 दिन तक लगातार ज्वाइन किया है और हर सेशन में ज्वाइन किया है। और तो अगर कोई रह जाए तो कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि अगर आप सेशन में नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। तो पर हम डेफिनेटली इस कार्यशाला के बाद ही जो आपकी जो लोग पिछली कार्यशाला में भी थे उसके भी और इस समय के कार्य सर्टिफिकेट्स को हम तैयार करवाएंगे और आप तक पहुंचवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। ये तो रही लॉजिस्टिक्स बातें, कुछ अरेंजमेंट संबंधी बातें। जहाँ तक बात है पेंडिंग लेक्चर की, लेक्चर्स पेंडिंग होना बहुत अच्छी बात होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इस बात का संकेत है कि वर्कशॉप कार्यशाला अच्छी चली, बहुत पार्टिसिपेशन था, भागीदारी थी, उत्साह था, और इतना उत्साह था कि कुछ स्पीकर्स की समय सीमा बढ़ानी पड़ी जैसा कि पिछली बार हुआ। और क्योंकि हमारे वो बहुत महत्वपूर्ण स्पीकर थे, आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्पीकर है, और हम चाह रहे थे कि आप उनसे जानकारी प्राप्त करें और जो अधिक से अधिक जाने, तो इसलिए उनकी समय सीमा कुछ हद तक हमें बढ़ानी पड़ी। और बढ़ानी पड़ी, ये नहीं कि जानबूझ के बढ़ाई गई, वो अपने आप ही बढ़ गई बातों बातों में करते करते। और यही एक कार्यशाला की सफलता का एक संकेत होता है कि जब चीजें इतने ज्यादा फ्लो में हो, प्रवाह में हो, कि चीजें अपने आप होती चली जाए। तो पर इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ कम किया जाएगा, हमने थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया है कुछ लेक्चर्स, ताकि सभी कुछ अकोमोडेट हो जाए, उतना ही समय में हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर ज्यादा समय का दबाव ना हो, और पर उसी समय में हम अपनी बात कह पाए। तो जहां तक बात है सामाजिक सुरक्षा की, सोशल सिक्योरिटी, रोजगार की, और अगर ये दोनों ना मिले तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अपने अधिकार प्राप्त करें, ये सब बातें हम सबके मन में होंगी कि ये एक्ट तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार सुभाष जी ने हमारे से बात की थी शिक्षा की, एक्सेसिबिलिटी की, समानता की, बड़ी अच्छी बात है। पर ये ना हो तो कहाँ जाए, और अगर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा हमें ना मिले, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं, कोई भी संस्था हो, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, वो समाज में उसका अस्तित्व है। समाज से बाहर किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता, है ही नहीं, असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि आप एक द्वीप खरीद लें और इस द्वीप में जाके बैठ जाए अकेले, तो वो बात दूसरी है। वहां भी बड़ा मुश्किल होगा अकेले रहना, कोई ना कोई सहायता चाहिए होगी आपको, कोई ना कोई मदद चाहिए होगा, और जब कोई सहायता चाहिए होगी और कोई व्यक्ति चाहिए होंगे तो वो समाज बन जाता है व्यक्ति से। तो सामाजिक, और हम सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, और सुरक्षा के कई मायने हैं। सुरक्षा सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा सिर्फ
मानसिक सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी पहचान और उसके व्यक्तित्व का सम्मान। ये इसको मैं सामाजिक सुरक्षा मानता हूँ। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसका व्यक्तित्व और उसकी जब पहचान है, जिसको हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, उसका जब तक सम्मान ना हो, उसको जब तक फले फूटने का मौका ना मिले, वो वातावरण ना मिले जिसमें वो पौधा व्यक्ति का सम्मान के साथ, इज्जत के साथ और अपनी एक अलग उसका जो व्यक्तित्व है उसके साथ उसको बनाए रखते हुए पनप ना सके, तब तक व्यक्ति के अस्तित्व को खास मीनिंग नहीं रह जाता है। खाते पीते तो सभी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो चैरिटी मॉडल में भी था कि हमें खाना पाना दे दिया जाता था विकलांग व्यक्तियों को किसी संस्था में रख के, पर वो एक जीवन प्रतिष्ठा का जीवन नहीं था। और जो अधिकारों की लड़ाई रही है असल में, वो रही है प्रतिष्ठा का जीवन पाने की। और जब प्रतिष्ठा के जीवन की बात की जाती है तो फिर निश्चय ही ये तीन मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार, और फिर ये दो ना मिले, इसके अलावा शिक्षा की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं तीसरे मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। पर अगर ये ना मिले तो फिर हम कहाँ जाएं, कि किसका दरवाजा खड़खड़ाएं कि हमें अब अपने अधिकार, अपनी सुरक्षा, अपना रोजगार मिले। और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये देखें कि सामाजिक सुरक्षा और रोजगार में किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि शायद, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कुछ लोग इससे फिर सोचते हो, ये मेरा अपना विचार है कि शायद सामाजिक सुरक्षा से पहले रोजगार आता है। क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, स्वावलंबी होंगे, निश्चय ही आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और ये कोशिश आपको स्वतः ही वो प्रतिष्ठा, वो व्यक्तित्व, वो पहचान मिल जाएगी जो वांछित है। पर दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जब तक सुरक्षा का वातावरण ना हो, समाज वो परिस्थितियां पैदा ना करे कि हम रोजगार की तरफ आगे बढ़ सके, उन स्किल्स को प्राप्त कर सके जिसके द्वारा रोजगार मिलता है, तो फिर हम कैसे रोजगार पा सकते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, सामाजिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना रोजगार नहीं मिल सकता। तो इस झगड़े को खत्म करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक सुरक्षा के बिना रोजगार नहीं होता, और रोजगार का होना सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इन टॉपिक को, इन 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 विषयों को एक साथ लिया गया है, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार। तब जब सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो ये जो आरपीडी एक्ट का सेक्शन 24 है, उसमें सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, और इसमें जो एक समस्या है उसकी पहले हम बात करेंगे। कि ये कहा गया है कि सब सामाजिक सुरक्षा तो ठीक, पर सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये उसी हद तक करेगी जहां तक उसके आर्थिक साधन और विकास की जो उसकी विकास की परिस्थितियां है, विकास के पैरामीटर्स है, वो अलाउ करते हैं, वो इजाजत दे। अगर आप पैसा नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा भले ही चाहिए हो, पर क्योंकि सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, ये जो क्रॉस लगा दिया विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा समस्या करता है। ये हमारे पुराने एक्ट में भी ये क्रॉस था, इस वजह से कुछ बाधाएं आई, पर इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं इस तरह से कि जब एक सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा फिर कि बाकी व्यक्तियों की, हम विकलांग व्यक्तियों की बात छोड़ भी दें इस समय, बाकी व्यक्तियों की सुरक्षा पर, सामाजिक सुरक्षा पर सरकार क्या खर्च कर रही है। और सोशल सिक्योरिटी में आपको बता दूं, ये हमारी एफिलिएट राज्यों में है और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो राज्यों में आपने स्कीमाएं बनानी है, केंद्र से तो चलो निर्देश चले जाएंगे या केंद्र अपना कोई काम करेगा, पर
समस्या ये है कि जब तक राज्यों में वो सीमाएं नहीं होंगी, हो सकता है केंद्र कुछ कहे और आपका राज्य ये कह दे कि नहीं सब आपने कहा तो ठीक, पैसा तो मैं तो नहीं कर सकता ये काम। तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दुख की बात ये है कि इस पे अब तक ज्यादा एडवोकेसी हुई नहीं है, और वो इसलिए नहीं हुई है कि ये एडवोकेसी अक्सर राज्यों में होनी है। और क्योंकि राज्यों में होनी है, ये होनी है हमारी एफिलिएट्स या अन्य संस्थाएं जो राज्यों में काम कर रही है। एडवोकेसी सिर्फ मैं ये नहीं मानता कि हमारी एफिलिएट्स तक ही सब सीमित है। एडवोकेसी एक ऐसी चीज है, एक का किया सबको प्रभावित करता है। इट्स लाइक ए चेन, जो एक करता है वो सबको प्रभावित करता है, और क्योंकि जो एक करता है वो सबको प्रभावित करता है, इसलिए एडवोकेसी तो सबके साथ मिलकर ही करनी चाहिए। अकेले एडवोकेसी कभी ना हो सकती है ना होनी चाहिए। होनी चाहिए इसलिए नहीं कि अकेले का तो करेंगे क्या, हर आदमी अपनी तूती बजाएगा, और वो तूती कई बार अगर आपकी तूती मेरी तूती से सुर नहीं मिलता तो हम सेक्टर का नुकसान भी कर सकते हैं, जो कि कई बार हुआ भी है। अब ये मत पूछिएगा कैसे हुआ है, वो बातों में मैं जाना नहीं चाहूंगा, समय भी नहीं है, वो कभी बात की बातें हैं। पर जब दो काउंटर पर्पज में बात करते हैं, आपस में कंसल्ट नहीं करते, तो कई बार सेक्टर का नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एडवोकेसी अकेले भी नहीं करनी चाहिए और हर एक को भी एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए। एडवोकेसी एक स्किल है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक हुनर है। हर व्यक्ति के पास हर हुनर नहीं होता, और अगर आपके पास वो हुनर नहीं है और एडवोकेसी शुरू कर दी आपने, तो और नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपको जहाज चलाना है और आपके पास पायलट का लाइसेंस नहीं है, या वो स्किल्स नहीं है, वो हुनर नहीं है, वो क्षमताएं नहीं है कि आप जहाज चला सके, तो जहाज में बैठ गया, वो बटन दबा दिया, तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। वो कहते हैं ना, बाबा रामदेव जी कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं रामदेव जी इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में रामदेव जी आए थे 3-4 दिन पहले, तो उनका प्रभाव अभी तक है थोड़ा सा, और आप सब लोग भी देखते ही होंगे शायद, कुछ सब में से कुछ लोग तो देखते ही होंगे। तो एनीवे, तो बात यह है कि इसलिए ये क्रॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे एडवोकेसी अभी हुई नहीं है, और क्योंकि एडवोकेसी अभी हुई नहीं है, बहुत स्कोप है। तो क्या है सामाजिक सुरक्षा? चलिए, ये तो एक पंथा है, मान लिया हमने कि जब आर्थिक विकास की बात है, आर्थिक सबके संसाधन होंगे तभी आप सामाजिक सुरक्षा दे पाएंगे, ये एक्ट कहता है। उतनी हद तक ही, तभी नहीं दे पाएंगे, उतने हद तक देंगे। पर ये जरूर देखना होगा फिर हर राज्य में सामाजिक सुरक्षा पे खर्चा हो क्या रहा है। अगर सपोज ये मानते हैं कि एक राज्य में सामाजिक सुरक्षा पे 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं साल में, टोटल सब 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 वर्गों को मिला के, और विकलांग व्यक्तियों के लिए उसमें से, चलो हम ज्यादा नहीं करते, कोई ज्यादा नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो लॉजिक कर रहे हैं, 5% तो खर्च होगा, क्योंकि 5% तो सेक्शन 37 है, जिसपे मैं बाद में आऊंगा। मुझे नहीं पता कि समय मिलेगा नहीं मिलेगा पूरा करने का, पर जब तक सुमिता हजारिका जी ज्वाइन करती हैं हमें 10:45 पे, उनको हमने कहा हुआ 10:45 पे, जब तक वो ज्वाइन करती है तब तक मैं बोलूंगा। और मेरा एक और लेक्चर भी है, मैं बाकी जब उसमें फिनिश कर दूंगा। मैं तो घर का आदमी हूँ, कोई कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आज नहीं तो कल दोबारा शुरू कर देंगे, रात को बैठ जाएंगे 8 बजे, क्या दिक्कत है। वो मजाक कर रहा हूँ, आपको परेशान मत होइएगा। पर ये जरूर है कि जो बात करे आदमी विस्तार से करे, समझा के। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा एक प्लेट में डाल के खा लिया जाए, एक ही चम्मच में डाल के, वो नहीं होता है। एडवोकेसी धीरे धीरे चलने की चीज है, समझने की, चबाने की चीज है। जितना चबाएंगे उतना खाना अच्छा हजम होगा, उतना पौष्टिक रहेगा। एडवोकेसी के साथ भी वही बात है, जितना इसको आप चबाएंगे उतना ज्यादा पौष्टिक होगा। तो धीरे धीरे चलने की बात है। तो इससे मेरे को वो चिंता नहीं है कि सारा टॉपिक कवर होगा या नहीं होगा, मैं उस चक्कर में नहीं होता हूँ। जो कहा जाए उसमें समझ आ रही, उतना भी हो जाए तो बहुत है। चलिए, तो तो हम कम से कम ये तो देखें कि अगर 10 करोड़ खर्च हो रहा है, तो क्या हमें 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत दृष्टिबाधित या विकलांग व्यक्तियों के लिए? अगर नहीं हो रहा, तो फिर तो हम पूछ ही सकते हैं ना कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्या समस्या? क्योंकि कम से उतना तो दोगे। चलो, आपकी पास सीमा, आर्थिक सीमाएं हैं, संसाधन नहीं है, पर इतना तो है, पर इसमें से दो। पर उसके लिए जरूरी है आप राज्यों की जो स्कीम्स है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, उनको पता करें, उनकी पहचान करें। पहला जो आपको बिंदु है एडवोकेसी का, ये काम करना है कि सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पहचान करनी है। फिर उनकी बजटरी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां मिल जाती है स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर इंस्टेंस, आपको पता नहीं होगा शायद,
हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने कभी यूज नहीं किया, पैसा बताया गया है कि हर बैंक में जाके आप किसी भी बैंक जाकर 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री करवा सकते हैं। कितने लोगों ने करवाया है? हम अक्सर कहते हैं कि इंश्योरेंस की बात पे बाद में आऊंगा कि इंश्योरेंस नहीं है एक्सेसिबल ब्लाइंड पर्सन के लिए। क्या हमने ये सरकारी योजना की इसमें कोई एज वो नहीं है, सीमा नहीं है, इनकम सीमा नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है, क्या हमने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है? बैंक तो हमारे कोने में मिल जाएगा, सरकारी बैंक, कोई भी स्टेट बैंक चले जाइए, गौरी जी का बैंक चले जाइए, कहीं और नहीं मिलता तो चेतन शर्मा जी हमारे साथ है, वो भी बैंक में थे, रास्ता दिखा देंगे। कई लोग हमारे साथ बैंक में हैं, नहीं है तो हमसे पूछिए कितने लोगों ने ये स्कीम काफी वाइडली पॉपुलराइज्ड है। मैंने कभी इसको अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं किया, तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, पर जहां तक मेरी जानकारी है स्कीम के बारे में कि 5 लाख तक का एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है कि हेल्थ आपका इंश्योरेंस आपका 5 लाख तक का आपको बैंक से आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट वहां पर है। ये बात जरूर है कि बैंक वाले आनाकानी करे नहीं करे, तो उसके लिए हम बैठे हैं, फिर कोई समस्या आती है तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो स्कीम जानिए, उनमें क्या व्यय हो रहा है वो जानिए। ये भी आपको इंटरनेट पे आरटीआई से मिल जाएगा। और फिर देखिए विकलांग व्यक्तियों पे उस पे क्या व्यय हो रहा है। ये बहुत अच्छा मुद्दा है एडवोकेसी का, जिसपे किसी ने काम नहीं किया और आपको इस पे काम करना होगा। और ये राज्यों में होगा, हम यहाँ बैठे हर राज्य का काम नहीं कर सकते हैं, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। एआईसीबी कैन ओनली टेक अप इशू जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं या चलो आसपास के हैं। हम राज्यों में जहां भी आप कहेंगे हम सपोर्ट देंगे इस काम के लिए, पर उसके लिए पहला काम आपको करना है। और पहला काम ये करना है कि कम से कम एक व्यक्ति उसको आप डेजिग्नेट करें जो सिर्फ एडवोकेसी का काम करे, आपके ऑफिस बेरर में से, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से, एक्टिव मेंबर में से, जो इंटरेस्टेड हो। हमारा एसीबी कभी जो काम है वो शुरुआत में पूरा वॉलंटरी, आज भी मोस्टली वॉलंटरी वर्क ही है, पर शुरुआत में बिल्कुल ही वॉलंटरी था। कहीं जाना होता तो उसके भी पैसे नहीं थे। जब 2004 और 2004 के बीच में 1999 और 2004 के बीच में मैंने एडवोकेसी की तो उस समय एक पैसे की सपोर्ट नहीं थी कहीं से भी, इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो जब जाना होता था कहीं किसी उसमें काफी जजमेंट्स आई, हमने काफी उस पर काम भी किया। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है। पर इतना कहूंगा कि बजट की बात है, हर संस्था का कुछ ना कुछ तो बजट होता है, 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया कुछ तो होगा कम से कम। अगर हमने उस दिन बात की थी पिछले संडे को कि एडवोकेसी आपकी आत्मा है, किसी भी संस्था की बात की आत्मा है, ये मैंने कहा था। और अगर आपने इस बात पे विश्वास किया और इसको सीरियसली लिया तो मैं ये कहूंगा फिर कम से कम यार, अगर आत्मा के लिए 10% तो दोगे अपना, या नहीं दोगे आत्मा के लिए? चलो बाकी 90% आप कहीं भी खर्च कर लो, 10% तो खर्च करोगे। हर सर्विस प्रोजेक्ट में 10% एडवोकेसी के लिए डाल दो। आपका स्कूल है, उसका बजट है, उसमें भी 10% डाल दो एडवोकेसी के लिए। स्कूल के द्वारा बहुत अच्छी एडवोकेसी हो सकती है, वो प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे, पर बहुत अच्छी एडवोकेसी। हमने ब्रेन प्रेस के द्वारा बहुत एडवोकेसी की आपको। अब आपको कहा ब्रेन प्रेस का क्या जाना देना, एडवोकेसी किताब छापती है नहीं, उसके द्वारा बहुत एडवोकेसी की है। जो भी किताबें ब्रेन बुक्स आज दिल्ली गवर्नमेंट में स्कूल्स में मिल रही है, ये हमारा केस था, हमारी एडवोकेसी की वजह से ही है। सर्व शिक्षा अभियान में जो बुक्स मिली हमारी एडवोकेसी वजह से ही है, जो बुक्स मिल रही है ब्रेन में। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस के द्वारा एडवोकेसी नहीं हो सकती है, आप करिए तो सही। और कुछ ज्यादा नहीं करना, 10% तो दोगे यार, कोई बड़े पैसा नहीं। गवर्नमेंट भी 18% जीएसटी मांगती है, हम तो 10% ही कह रहे हैं। और अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके विकास के लिए, संस्था के विकास के लिए, नाम के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के विकास के लिए ही तो कह रहे हैं। तो ये इसी अपने लिए नहीं कह रही है। कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जो कम से कम 10% भी रखती हैं एडवोकेसी के लिए? तो फिर कैसे होगी एडवोकेसी? कम से कम पहला काम, 2 काम आप कीजिए। पहला काम, आप एक व्यक्ति को जिसके पास एडवोकेसी के स्किल हो, हुनर हो, वो तकनीकें हो, और क्या क्या चाहिए, 2 चीज मैं कहता हूँ एडवोकेसी में चाहिए होती है। कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। जो अच्छा बातचीत नहीं कर सकता, अच्छा लिख नहीं सकता, वो बहुत कम एडवोकेसी कर पाएगा। इसलिए क्योंकि एडवोकेसी दूसरों से नेटवर्किंग, मिलने जुलने, बात करने, लिखने का काम होता है। ये होना नहीं कर सकते तो फिर आपको बस ऐसी मदद होनी चाहिए, ऐसी असिस्टेंस होनी चाहिए कि आप वो काम कर सके। दूसरा काम आप ये कीजिए एडवोकेसी के लिए कि कंप्यूटर स्किल्स होना उस पर्सन को इम्पोर्टेंट है। बिकॉज उस पर टेक्नोलॉजी, आई वोंट से कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी स्किल थोड़ा बहुत, कोई ज्यादा नहीं,
मैं नहीं कहूंगा कि वो सॉफ्टवेयर लिखे, पर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी स्किल्स हो ताकि वो कम्युनिकेशन में उसकी मदद हो जाए। तो ऐसा पर्सन जब आएगा तो सोशल सिक्योरिटी पे क्या काम करेगा, वो सेक्शन 24 पढ़ेगा। और सेक्शन 24 पे क्या है? पहला तो ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स बनाएगी आर्थिक सीमाओं के अंदर, जैसा मैंने कहा। किस तरह की स्कीम? कि एक जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, जीना ही काफी नहीं, पर्याप्त जीने का मापदंड, वो पैमाना जीने का, वो मापदंड जो कि पर्याप्त हो। जीने का मापदंड नहीं, ये एडुकेट बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, कि जब तक वो पर्याप्त नहीं होगा, सिर्फ जीना ही काफी नहीं, ठीक से जीना आवश्यक है। और क्या वो करेगा? जीने का जो मापदंड है ये उनको समर्थ करेगा, या तो वो स्वतंत्र रूप से रहे या कम्युनिटी में। सो दो तरह की चॉइसेस दी गई है। एक विकलांग व्यक्ति चाहे तो खुद भी रहे, तो उसमें भी सरकार मदद करनी चाहिए। जो सामाजिक सुरक्षा की आपकी योजनाएं हैं वो ऐसी हो कि एक व्यक्ति को अकेला रहना चाहे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, तब भी, और किसी संस्थान में अगर इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, चाहे ओल्ड होम हो, ओल्ड होम जैसे कोई सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है या कोई और इंस्टीट्यूशन है, तो वहां भी हो। और अगर आप, हाँ, ये इसको तो आप इमीडिएट कर सकते हैं, ये तो पैसे की बात है। जो आगे लिखा गया है कि जो भी आपकी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स होंगी उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए जो प्रोविजन है कम से कम 25% ज्यादा होगा दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले। तो कहने की बात यह है कि अगर किसी को 5 किलो राशन मिलता है आपकी सामाजिक, तो विकलांग व्यक्तियों को कितना मिलना चाहिए? 6 किलो 250 ग्राम। 25% कहा गया सर। किसी को अगर सब ओल्ड होम पेंशन सबके लिए है और वो 500 रुपए है, तो विकलांग व्यक्तियों की कितनी होनी चाहिए? 625 रुपए। बिकॉज ये एक्ट में है, ये तो प्रोवाइडेड है। ये इसमें वो आर्थिक सीमाओं का क्रॉस नहीं है। शायद भी कि जो भी सामाजिक सुरक्षा का की खर्चे हैं या बेनिफिट मिलता है दूसरे व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को 25% ज्यादा मिलेगा। इसको आप इमीडिएट क्रॉस किया। हमने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और हमने ये क्रॉस उस पर लगाया है कि आप 25% पेंशन हमें एक्स्ट्रा दीजिए डिसेबिलिटी पेंशन के नाम पे, क्योंकि पेंशन हम मानते हैं एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है। हम तो उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा की स्कीम मानते हैं और इसलिए उसमें 25% ज्यादा आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात जो इस सेक्शन में की गई है वो है कि जब स्कीम्स बनेगी सामाजिक सुरक्षा की, तो जो विकलांगता की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या होती है कि विभिन्नता जो विकलांगता की है वो उसको ध्यान में रखा जाएगा। ये नहीं कि सबके लिए एक ही बन गई स्कीम। हो सकता है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक स्कीम हो जो उनके लिए ठीक हो, पर बाकी विकलांगताओं के लिए उनका उसका कोई ज्यादा मतलब ना हो सकता है ऑर्थोपेडिक के लिए कोई स्कीम हो जो उनके लिए ठीक हो, बाकियों के लिए उसका अर्थ नहीं है। तो उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए आपको देखना है कि जो भी आपके यहाँ सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स है, क्या वो दृष्टिबाधितों के लिए अप्रोप्रिएट है, सही है? क्या कैसी स्कीम्स होनी चाहिए उनको चाहिए? तो सामाजिक सुरक्षा ये नहीं कि मेरे को तो हेलीकॉप्टर चाहिए, वो सामाजिक सुरक्षा में नहीं आता। कोई कह सकता है क्यों नहीं, मैं तो सेफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो सामाजिक सुरक्षा है। पर देखिए एक लेवल भी होता है कि कहाँ, तो किन किन एरियाज में आप स्कीम्स ढूंढ सकते हैं या आप सरकार से कह सकते हैं स्कीम बनाए। एक तो कम्युनिटी सेंटर्स के बारे में, कम्युनिटी सेंटर्स जिसमें कि अच्छी लिविंग कंडीशन हो, सुरक्षा हो, सफाई हो, स्वास्थ्य हो, ये कुछ एरियाज है। देन उसके बाद जो है विकलांग व्यक्तियों के जो जनरल सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए भी, परिवारों के लिए भी, उसके लिए भी आप स्कीम की बात कर सकते हैं। या फिर जो आप प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके लिए भी आप स्कीम्स की बात कर सकते हैं। देन विकलांग महिलाएं जो हैं उनके लिए अलग स्कीम्स की बात आप कर सकते हैं। उसके बाद पीने का पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और एक्सेसिबल सैनिटाइजेशन, सफाई हुई, उसमें भी स्कीम होनी चाहिए, विकलांग व्यक्ति लिए बहुत जरूरी है। फिर एड्स एंड अप्लायंसेस की स्कीम्स होती है जो एडिप स्कीम भी है हमारी। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है सेक्शन 24 में, इसको आप देखिए। पर इन स्कीम्स को किसी ना किसी तरीके से
अगर आपके राज्य में है तो देखिए क्या वो सही काम कर रही है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, सही है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो पर्याप्त है, और नहीं है तो उस पे काम कीजिए। इस सेक्शन बेचारे की तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और इसलिए मैं चाह रहा था कि इस सेक्शन की बात की जाए। इससे मिलते जुलते और भी सेक्शन है बाद में। हेल्थ, और हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है, 25 सेक्शन है कि अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाली है एक्सेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि अस्पताल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, फुल ऑल पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल शुड बी एक्सेसिबल। ये एक्ट में लिखा, मैं नहीं कहता, ये हेल्थ के अंदर है। ये 25B में पढ़िए, बैरियर फ्री एक्सेस इन ऑल पार्ट्स of government and private hospitals and other healthcare institutions and centers। 25B बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फोर्टिस, बाकी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी हिस्से, ये नहीं कि चलो आपने रैम लगा दी दरवाजे पे और वो एक्सेसिबल हो गया। अक्सर यही होता है, लोगों की जो विजन होती है, दृष्टि बहुत कमजोर होती है। असल में हम अपने आप को दृष्टिबाधित कहते हैं, आपको पता नहीं, हमारी तो मेजोरिटी है, सारे दृष्टिबाधित है, आसपास काफी सारे दृष्टिबाधित हो गए, हमारी तो मेजोरिटी है। तो 25B में पढ़ता हूँ, बैरियर फ्री एक्सेस पे दोबारा पढ़ता हूँ, यही आप करवा लीजिए, छोड़िए सब कुछ, तो तब भी काफी कुछ हो जाएगा। बैरियर फ्री एक्सेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्टर की दुकान अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो एक्सेसिबल नहीं है। हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर्स, आपकी जो गांव में डिस्पेंसरीज है, क्या वो इसके ऊपर हर राज्य में PIN कर सकते हैं, हर राज्य में, पर उसके लिए डेटा चाहिए। हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं PIN, आप कराइए तो सही। अभी शोताब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरी जी है, यूपी में हमने कितनी की हम याद भी नहीं है, 4 PIN किए पिछले 1 साल में। शोताब जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ, आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप उनको सुनेंगे। गौरी ने बहुत मेहनत की है इस पे बहुत ज्यादा। तो यही होता है, देखो फार्मरी एडवोकेसी कमेटी के मेंबर, अब हम तो उसको मानते ही हैं, तो कागजों पे जो भी है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी परिश्रम से और पूरी लगन से वहां काम किया है, उसका रिजल्ट सबके सामने है। चारों PIN बहुत अच्छी चली है हमारी, और अच्छे ऑर्डर्स हमें मिले हैं वहां पर। तो इसलिए आपको पोजीशन या पद की आवश्यकता नहीं होती है, अगर काम करना है तो काम तो आदमी कहीं भी कर सकता है, काम करने का मन चाहिए। जब मैंने एडवोकेसी की थी पहले शुरुआत AIC पे 99 में, और ना मैं एडवोकेट कुछ था, ना मैं सेक्रेटरी था, ना मैं कुछ था, सिर्फ सिंपल एग्जीक्यूटिव मेंबर ही था और कुछ नहीं था। पर इसलिए आपको पद महत्वपूर्ण है। पद एक हथियार देता है, तलवार देता है, काम करने की जगह देता है, आइडेंटिटी देता है। कहीं आप जाएंगे तो पूछेंगे साहब आप हैं कौन कि मैं आपकी बात सुनूं। तो पद आवश्यक है, ये नहीं कहूंगा नहीं है, पर उसके बिना भी काफी काम होता है। यूपी में बहुत काम हुआ है। हम कहेंगे कि आप यूपी का उदाहरण मानिए, तमिलनाडु का उदाहरण मानिए, ये 2 राज्य हमारे ऐसे हैं। मुथु सिंह भी काम कर रही है तमिलनाडु में, बहुत अच्छा काम कर रही है एडवोकेसी में। और भी कुछ हमारे स्टेट से जहाँ काम हो रहा है, हैदराबाद में काम शुरू हुआ है, अभी केरला में काम हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट बाकी स्टेट्स भी उतना ही आगे आए, और हमारे से AICB से उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी, पूरा सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स हम वो देखते हैं, जहां कमियां होती है हम पूरा करते हैं। आप इश्यू तो लाइए, डेटा तो लाइए, वो व्यक्ति तो लाइए जिससे हम बात कर सके। तो प्लीज आप एडवोकेसी को सीरियसली लीजिए। ये ना हेल्थ केयर 25 को इम्प्लीमेंट कराओ। हॉस्पिटल्स आर नॉट एक्सेसिबल, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नॉट एक्सेसिबल, इसी पे PIN कराइए अपने राज्यों में। अब तो देखिए, पहले ये कहा गया था जब पॉलिसी एक्ट आया था कि 5 साल के अंदर सारी बिल्डिंग एक्सेसिबल हो जाएगी, तो 5 साल तो खत्म हो गए एक्ट को आए हुए। और जैसे सुभाष जी आपको बता रहे थे पिछले बार कि कोशिश की जा रही है उस समय एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, हम झगड़ा में नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे सारी बिल्डिंग तोड़ दो या काम सब रोक दो, वो नहीं, पर कुछ कमिटमेंट्स तो हो, कहीं तो सोच आगे बढ़े, कुछ तो बजट आए। ये राज्यों में होना है और आप लोगों ने करना है। तो ये हेल्थ केयर है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी एक है। उसके बाद सेक्शन 26 जो है वो इंश्योरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस की आवश्यकता हम सबको पड़ती है, और अक्सर शिकायतें आती है कि कंपनी इंश्योरेंस नहीं देना चाहती। इसमें चीफ कमिश्नर में भी केसेस हुए हैं, दानिश महाजन ने केस किया था, और वही है कि उसमें जब ये कहा गया कि कंपनियां अलग से
एक इंश्योरेंस स्कीम बनाए। तो मैंने दानिश से बोला, मैं कहा नहीं भाई, हम ये नहीं चाहते कि अलग से स्कीम्स हो, हम चाहते हैं जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट दूसरों के लिए हो हमारे लिए, ये नहीं कि अलग से कोई स्कीम हो, वो गलत है। अब कंपनियों के अपने चैलेंजेस है, पर इन कंपनियों के ऊपर इंश्योरेंस एज ए राइट हमारा जो है, क्योंकि तो एक्ट में है, वो राइट देने का इनकी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेवारी है वो, इसलिए क्योंकि चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, द फैक्ट इज कि वो कंपनी को रिकग्निशन है गवर्नमेंट से, उसके बिना वो एक पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। लोगों तो अरबों का एम्पायर है, पर अगर वो मान्यता सरकार से ना होती तो एक पैसा कंपनी इकट्ठा नहीं कर सकती बीमा के नाम पे, और क्योंकि नहीं कर सकती तो उनकी एक समाजी जिम्मेवारी। हमारे प्रोडक्ट्स अगर अलग भी हो तो फीचर वही हो जो इंश्योरेंस बाकी प्रोडक्ट्स के हैं। एक केस हुआ था, पंकज सिन्हा ने किया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पोस्टल सर्विस पे ज्यादा लगता था, और प्रीमियम कहा गया था नहीं बराबर होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, जहां जहां आपको इंश्योरेंस डिनायल है हमारे नोटिस में लाइए और हम केसेस करेंगे। अब लाइए तो सही, अब मीटिंग में आके बोल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अरे 6 महीने 1 साल क्या बना उस प्रॉब्लम का, क्यों नहीं बताई? बताते तब तो हम उसका समाधान करते। मीटिंग में थोड़े समाधान होते हैं समस्याओं के, वो पहले होते हैं या बाद में होते हैं। तो ये नहीं कि एक दिन उठ के आके कहो ये समस्या वो समस्या, उसको होना है। आप कर क्या रहे हैं उसके नंबर। मैं तो ये मानता हूं कि अगर हमें समस्याएं का समाधान करना है तो हमें कंटिन्यूअस सतत प्रयत्न करना होगा, सतत प्रयास करना होगा। अब मैं सेक्शन 30 पे आता हूं। एक मिनट, आई थिंक आई हैड लॉस्ट, एक मिनट। ऐसा मेरा स्पीकर ऑफ हो गया था, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है सर, अभी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। नहीं पर पहले बीच में आप पहले भी सुन पा रहे थे सर, आपने कहा ना 1 मिनट करके कुछ बोला, और उससे पहले हम लोग सुन पा रहे थे जितने भी सेक्शन आपने। कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं। एक मिनट जरा वेट, मैं एयरपोर्ट से लगा लेता हूँ, ये स्पीकर तो तंग कर रहा है थोड़ा। जब तक सर कनेक्ट कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी। जो हमारे एफिलिएट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हो रही है। मुझे लगता है ऐसा मौका एक साथ मिलके हमें डीएबी ने दिया और हमें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि राजस्थान से बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, ना के बराबर। और भी सब एफिलिएट से दो तीन मेंबर्स गायब हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगी, प्लीज अगर कोऑर्डिनेटर्स कुछ हेल्प कर सके सर। या मैं आ गया वापस। या तो गौरी, मेरी आवाज क्लियर थी बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं हो? तब भी थी और अब भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी होगा मैं बता दूंगी। अब मैं सेक्शन 34 to 38 पे आता हूँ, जो हेलो अभी बिल्कुल बिल्कुल। तो या और ऐश्वर्या, जब सुमिता हजारिका जी जुड़ जाए तो मेरे को बताइएगा, बिकॉज हमारे एक्सटर्नल स्पीकर हैं तो उनको हम वेट नहीं कराएंगे। को होस्ट दे देंगे आधी। हाँ, तो आते ही उनको दे दीजिएगा को होस्ट। और क्योंकि मैं तो अपनी बात बाद में भी रख सकता हूँ, मेरे को तो कोई अंत नहीं है, तो इसलिए हमारे जो एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं उनको हम वेट नहीं कराएंगे। जी हाँ, तो सेक्शन 34 to 38 पे आता हूँ मैं, जो और उससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि सेक्शन 20 से 23 भी पढ़िए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। जैसे सेक्शन 20 की मैं बात करूं आपसे, तो उसमें ये पहले तो ये कहा गया है जैसे कि नाउ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेक्शन 20 का 1 देखिए पहले, मैं 34 के बाद में आऊंगा शायद। सेक्शन 20 का 1, नो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट shall discriminate any person with disability in any matter relating to employment। कोई भी सरकारी संस्थान, अब ये बड़ी दिक्कत कर दी इस क्लॉज ने, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या ये हुआ कि प्राइवेट वाले कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट क्यों, ये तो होना चाहिए था नो एस्टेब्लिशमेंट। ये गड़बड़ कर गया ये लोग, तो आप चेक नहीं किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disabilities। now इन दो क्लॉजेस की हम बात करते हैं, छोड़िए बाकी लंबी बात अभी नहीं करते। 21 और 22 की,
देखिए, जब हम कहते हैं कि नो गवर्नमेंट कोई भी सरकारी संस्थान भेदभाव नहीं करेगा विकलांगता के आधार पर, इसका अर्थ क्या होता है? अब वो कहेंगे हम भेदभाव कहाँ करते हैं साहब, ये तो विकलांग व्यक्ति भी अंदर आ सकता है, बैठ सकता है, काम कर सकता है, हमने कहा मना थोड़ी किया। नहीं, वो भेदभाव नहीं होता है। जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम भेदभाव की बात करते हैं, तो हमें डेफिनेशन जो एक्ट में परिभाषा है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, उसको देखना होगा। और वो परिभाषा, उसकी बात हम सुभाष जी ने की थी पिछली बार, पर मेन पॉइंट उसमें यह है कि भेदभाव उसको मानते हैं कि जिसका या तो उद्देश्य या प्रभाव ऐसा है, सिर्फ उद्देश्य नहीं, प्रभाव भी, अगर उद्देश्य सही है आपका पर प्रभाव गलत है। मैं वो डेफिनेशन पढ़ रहा हूं आपके लिए, इनफैक्ट ये है सेक्शन 2H। discrimination in relation to disability means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, social, political, economic, social, cultural, civil, or any other field, and includes all forms of discrimination and denial of reasonable। ये बहुत ही व्यापक और प्रभावी परिभाषा है, इसका प्रयोग कीजिए। बहुत ही व्यापक, ऐसी व्यापक परिभाषा आपको भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की शायद ही कहीं मिली हो। ऑफ कोर्स ये यूएनसीआरपीडी में है और हमारे एक्ट में भी यूएनसीआरपीडी से ये पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी की है, वहां पर है डेफिनेटली ये परिभाषा। पर इसका अर्थ है कि या तो आपका उद्देश्य या आपका जो आपका एक्शन है, जो आपका जो काम आपने किया, जो आपका एक्शन है, जो आपकी पॉलिसी है, उसका प्रभाव ऐसा है कि विकलांग व्यक्तियों को उनका जो अधिकार है वो दूसरों के बराबर इस्तेमाल करने में बाधा आती है, चाहे वो अधिकार सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सिटीजन से लिंक्ड हो, सिविल राइट जैसे कि वोटिंग वगैरह। और अगर आपको रीजनेबल एकोमोडेशन नहीं मिलती, उसकी भी एक परिभाषा है जो कि 20 में भी कहा गया है, 20B की मैं बात कर रहा था अभी आपसे, कि आपको अधिकार है कि आपको रीजनेबल एकोमोडेशन दी जाए और भेदभाव ना किया जाए। अब भेदभाव क्या होता है? अगर आपको कोई काम किया गया, सिंपल है ये, काम दिया गया पर उस काम को करने के लिए आपको पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं दिए, वातावरण नहीं दिया गया, रीजनेबल, ये नहीं कि आप कहें कि मेरे को तो 2 आदमी और चाहिए जो मेरा काम करें, वो संभव नहीं है। पर डेफिनेटली अगर आपको कंप्यूटर चाहिए, ब्रेन डिस्प्ले चाहिए और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आपका अब अधिकार है। ये नहीं कि आप बैंक से मांगे और बैंक का हम सोचेंगे देंगे, वो नहीं। अगर आपके अगर आपका अगर आप को चाहिए वो चीज, या ह्यूमन असिस्टेंस भी इसमें एक फॉर्म ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन मानी गई है। हालांकि हमारे देश में ह्यूमन असिस्टेंस कहीं दी गई है मैं ऐसा नहीं जानता, पर जो परिभाषा है रीजनेबल एकोमोडेशन में, उसमें ह्यूमन असिस्टेंस भी है कि आप ह्यूमन असिस्टेंस भी, कोई अगर व्यक्ति चाहिए आपको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मदद करने के लिए ऑफिस में, वो भी अगर मांगे तो वो रीजनेबल डिमांड होगी, अनरीजनेबल नहीं होगी। अब हाँ, आप ये कहें कि मेरे काम करने के लिए किसी और को भी साथ में एम्प्लॉय कर दीजिए, एक और ऑफिसर को, वो शायद मुश्किल होगा। फुल टाइम असिस्टेंस खैर अब्रॉड तो होता है, फॉरेन कंट्रीज में तो है, क्यों मुश्किल होगा, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो करनी चाहिए हमें कि हमें असिस्टेंस चाहिए, एक फुल टाइम असिस्टेंस काम करने का। पर फिर वो कहेंगे कि ये पोस्ट आइडेंटिफाई है, और जब पोस्ट आइडेंटिफाई है तो फिर हम ये कहेंगे कि अधिकतर काम उस पोस्ट का खुद कर सकते हैं। बट ये जरूर है कि आपको इक्विपमेंट और वातावरण, अगर आपको ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी गई है जो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है।
आपको कहा गया है कि अब ये नहीं कि आप कहेंगे घर के अंदर से वर्क फ्रॉम होम ही दे दो मेरे को, तो वो नहीं हो सकता। पर जो भी पोस्टिंग है वो बिल्डिंग, वो जगह एक्सेसिबल हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ आने जाने में दिक्कत हो, और अगर है तो उसके फिर उसका 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 समाधान ढूंढा जाए। ऐसा काम ना लिया जाए जिसको करने में दिक्कत हो, अगर है तो फिर उसका समाधान दिया जाए। तो ये अब आपका वर्क प्लेस में, किसी भी वर्क प्लेस में, चाहे वो बैंक में हो, आईएएस में हो, टीचिंग में हो, कहीं भी हो, ये आपका अधिकार है। और इससे सेक्शन 20 और नो प्रमोशन, प्रमोशन भी आपको डिनाई नहीं की जा सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। एक आप चीज जरूर देखिए कि हर संस्थान में, संस्थान ये नहीं कि हर स्कूल या कॉलेज में, वैसे तो आइडियली वही होना चाहिए, पर जहां आपका, हम संस्थान उसको मानेंगे जहां आपका रोस्टर मेंटेन होता है। चाहे हो सकता है गवर्नमेंट में वो डिपार्टमेंट हो, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। फिर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें तो रोस्टर्स इंडिपेंडेंट कॉलेज वाइज होते हैं, तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो हर जगह, हर संस्थान में एक ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये नहीं सोचा जा सकता कि विकलांग व्यक्ति का अधिकार ना मिले, उसको रीजनेबल अकोमोडेशन ना मिले जॉब में, फिर कोई दिक्कत है जॉब में, हमेशा वो भागता रहे कोर्ट कचहरी या सीसीपीडी। ये नहीं सोचा गया। पर ये जरूर है कि उनका जो है कोई व्यक्ति हो जो उसको कहते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, जिसकी परिकल्पना की गई है सेक्शन 23 में, जिसका प्रोविजन है, परिकल्पना नहीं है, प्रोविजन और प्रावधान किया गया है सेक्शन 23 में। और सेक्शन 23 में हर इंस्टीट्यूशन में ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हो, जो आपकी बात सुने और आपकी जो भी शिकायत होगी 2 हफ्ते के अंदर, ये एक्ट में लिखा है, उसको समाधान करना है, उसको ऑर्डर पास करना है 2 हफ्ते का, जो भी हो। तो अगर आप खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, या कहीं भी जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। पर पहली बात आप ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर, तो अब ये भी देखिए कि जहां आप काम करते हैं, जहां आपका रोजगार है, क्या ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर है उन सब डिपार्टमेंट्स में, उन संस्थानों में? नहीं है तो अपॉइंट करेंगे, ये तो एक्ट में है, प्रावधान है। और दूसरा है, हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी होगी सेक्शन 19 और 20 के लिए, हर चीज के लिए नहीं। तो जो रोजगार में आपके अधिकार है उसके ऊपर एक नीति बनाई जाएगी हर संस्थान, और वो एवरी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, प्राइवेट संस्थान भी, हम उनको माने जहां की नंबर 10 या 20 से ऊपर हो, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी उसको बनाएगी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जो है वो समान अवसर नीति वो होनी चाहिए रोजगार में। अब ये देखिए, क्या आपके डिपार्टमेंट्स में समान अवसर नीति है? नहीं है तो उसको बनवाइए, जहां तक रोजगार का संबंध है। अब ये नहीं कि नीति में हर कुछ आएगा, क्योंकि एक्ट हम वही कर सकते हैं जो एक्ट में शुरुआत, उसके बाद हम वो मांग सकते हैं जो एक्ट में नहीं है। पहला जो डायरेक्ट में कहा, एक्ट में देखो तीन स्टेज होते हैं। जो एक्ट में सीधे रूप से कहा गया है वो तो हम सीधा दे ही सकते हैं, वो तो हमारा अधिकार है। कई बातें होती है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, एक्ट में है नहीं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अभिप्राय ये है कि वो चीज होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंसेस कहते हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एक्ट। तो वो इन्फ्लुएंसेस के द्वारा भी रह सकते हैं। और तीसरी वो जो है कहीं नहीं ना इन्फ्लुएंस है, पर हमारी मांग है, और क्योंकि हमारी वो मांग है उसके लिए उसके तरीके अलग, तीनों चीजों के तरीके अलग। एक्ट में जो अधिकार आपको सीधे रूप से दिया गया है, अगर वो पाना चाहे तो उसका तरीका अलग है। जो हम अभिप्राय के द्वारा पाना चाहते हैं, इंटरप्रेट करके एक्ट को, उसकी व्याख्या करके कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा अधिकार ये है, उसके तरीके दूसरे हैं। और जो एक्ट में है नहीं, ना परोक्ष रूप से, ना सीधे रूप पे, ना प्रत्यक्ष रूप पे, तो और उसको हम पालना चाहते हैं तो उसके तरीके अलग होते हैं। हर जगह हर तरीका काम नहीं आता है। जहां वो कहते हैं जहां काम आए सुई का करे तलवार, वो वही बात है कि जब सुई की जगह आप तलवार से धागा स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, तो फिर समस्या आएगी। तो इसलिए वो तरीके जानना भी बहुत जरूरी है, जो कि थोड़ा अनुभव के साथ, थोड़ा बातचीत से, थोड़ा प्रशिक्षण से आते हैं। एंड सो माय पॉइंट इज, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को टच करती हैं। एडवोकेसी की जब बात करते हैं लगता है बहुत बड़ी चीज है, पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेसी हमारा जीवन है,
हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। और वो एडवोकेसी तब बनती है जब हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो व्यवस्था होती है, जो प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है, वो सबके जीवन को टच करता है। तो वो लार्जर एडवोकेसी इशू है जिसको हम PIN कहते हैं, वो बन जाता है। और ये सब चीजें जिसकी हमने बात की, सामाजिक सुरक्षा, इंश्योरेंस, हेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर, एड्स एंड अप्लायंसेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। तो अब आप एडवोकेसी करते हैं इन चीजों पे रोजगार के क्षेत्र में, तो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए एक अच्छा, एक बेटर, एक बहुत अर्थपूर्ण जीवन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जब एडवोकेसी करें तो किसी और के लिए नहीं, और हमारे अपने लिए है, ये सोच के कीजिए। और जब अपने लिए कर रहे हैं तो हम दूसरों के लिए भी हम कर रहे हैं, तो खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत धन्यवाद।